क्या नरेंद्र मोदी या भाजपा के लिए जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक दोनों को एनडीए में शामिल करना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा? उनकी इच्छा शायद ये रहेगी कि ये बाहर रहें एनडीए के, लेकिन टैक्टिकल अलायंस में रहें। जब आवश्यकता पड़े केंद्र में, अगर आवश्यकता पड़ती है, और ऐसा कई मौकों पर कम से कम बीजू जनता दल के नेताओं ने राज्यसभा में जितनी बातें हुई हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं वो सरकार के ही साथ रहे हैं, अभी तक का तो यही व्यवहार रहा है उनका, पॉलिटिकल जो व्यवहार है। तो क्या ये जो सहलाने की बात है, ये सीधे सीधे एनडीए में न ला करके उनको ये कहा जा रहा है कि जब भी हमको आवश्यकता पड़ेगी आप हमारे साथ आइए, और जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी वहां हम आपके साथ हैं। और जगन मोहन रेड्डी के लिए तो समझिए कि अभी मोदी 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 और सिर्फ मोदी माई बाप है। उसका कारण क्या है? कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि जगन मोहन रेड्डी के परिवार में ही दो फाड़ कर दिया। और सॉरी, माफी चाहता हूं, कांग्रेस ने यह तय कर दिया है कि वाईएसआर की जो लेगेसी है वो जगन नहीं है, उनकी बेटी है, और उन्होंने उनकी बेटी को उनके सामने खड़ा कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जगन मोहन को अब मुकाबला अपने ही परिवार से करना है, जहां उनकी बहन से मुकाबला है और कांग्रेस संगठन के रूप में खड़ी है, पुराना इतिहास है। तो जगन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवा मोदी के फोल्ड में जाने के। वो एनडीए में ना आते हुए भी वो मोदी के साथ टेक्टिकल अलायंस में रहेंगे। एक, नवीन बाबू इसलिए एनडीए में ही सुरक्षित पाते हैं। मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। इसके पहले जब इंडिया अलायंस हो रहा था और नीतीश बाबू और ललन बाबू गए थे मिलने के लिए, तो ललन बाबू से तो खैर मिले भी नहीं, नीतीश बाबू के साथ उन्होंने डिनर उनर जो भी किया, और उसके बाद बजाप्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बता दिया कि मेरा इंडिया अलायंस में से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी दूसरे पक्ष में शामिल नहीं हूं, और मैं कोई थर्ड फ्रंट नहीं बना रहा हूं, मैं उसमें कोई शामिल नहीं हूं। साफ साफ कह दिया, दो टूक कह दिया कि मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, नवीन पटनायक की उम्र, और वो अस्वस्थ भी रहते हैं, उम्र अब एक प्रकार से हो चली है। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई सेकंड रंग लीडर भी नहीं है जो बीजू जनता दल को आगे बढ़ाए। ऐसी स्थिति में क्या वो एनडीए के वटवृक्ष के नीचे, माने बीजेपी के वटवृक्ष के नीचे में खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, और जो कोई भी उनके पार्टी के लोग होंगे वो एक बड़ी पार्टी के साया में लंबा चल सकते हैं? ये प्लानिंग हो सकती है। क्या ये जो दोनों विश्लेषण है जगन मोहन रेड्डी के बारे में और नवीन पटनायक के बारे में, इससे आप किस हद तक सहमत हैं? नहीं, ये उड़ीसा में जो आप बीजू जनता दल की बात कर रहे हैं, और कि वो जनता परिवार से निकली हुई पार्टी है, और उनके पिताजी को, बीजू जी को भी मैं रिपोर्टिंग करता था, उनका कई बार इंटरव्यू लिया था। वो एक सधे हुए पॉलिटिशियन थे। मैं एक दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर जैसा कि आपने कहा कि बीजू जनता दल, नवीन पटनायक अब वृद्ध हो गए हैं और समझिए रिटायरमेंट की स्थिति में है, और उनका सेकेंड लाइन का नेता वो बना चुके हैं, किसको अपना जिम्मेदारी देते हैं एक अलग विषय है। लेकिन जो समाजवादी राजनीति करने वाले लोग और बीजेपी के फोल्ड में वट वृक्ष के नीचे राजनीति करेंगे, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बीजू जनता दल का वोटर कौन है, उनको वोट कौन डालता है? तो क्या बीजेपी के फोल्ड में जाकर और एनडीए के फोल्ड में जाकर अगर वो पार्टी को बचाना चाहते हैं, तो क्या उनकी पार्टी बचेगी? क्या उनके वोटर सस्टेन करेंगे? नामुमकिन है। देश के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ है, आज तक देखने को मिला है। आज की तारीख में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उड़ीसा से सटा हुआ बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी थोड़ा सा केवल समझिए कि बीजेपी के साथ जुड़ जाए, थोड़ा सा केवल हिंट दे दे, उनका जो 35% जो मुस्लिम वोटर है, टोटल का टोटल कांग्रेस में या वाम दल में शिफ्ट कर जाएगा। ये तो हर आदमी जानता है। ममता बनर्जी का वोटर कौन है? 15% वहां का उड़ीसा में मुस्लिम वोटर की वो स्थिति नहीं है जो बंगाल में है। मैं वही नहीं, अरे बहुत अच्छा वोटर है, बहुत अच्छा वोटर है। समझिए कि 12 जिले ऐसे हैं जो
मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और मैंने सारे इलाकों का दौरा किया हुआ, एक एक उड़ीसा के एक इलाके का, वहां पर बहुत बड़े मछुआरे और मुस्लिम वो हैं, कम्युनिटी के लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजू जनता दल या नवीन पटनायक इस तरह का खेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, आपने भी इस बात को स्वीकारा कि जैसा कि पहले से ही वो एनडीए के या बीजेपी के इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से समर्थक रहे हैं दूरी बनाकर, अभी भी वही काम करेंगे और करते रहे हैं वो। तो मैं ये नहीं कहता कि नवीन पटनायक की राजनीति कोई बहुत बड़ी यहाँ बदल रही है, इंडिया में नहीं जाकर बीजेपी के, तो पहले भी मानकर लोग चलता था कि बीजेपी के साथ है और बीजेपी के अप्रत्यक्ष सहयोगी है और रहेंगे। रही बात दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में जगन मोहन पर बात करिए, अभी जगन मोहन पर बात कीजिए, दक्षिण में नहीं, अभी अभी आप आंध्रा भी बात कीजिए, अभी हम दक्षिण में जाएंगे, बाकी सब दक्षिण में एकदम एक्सट्रीम दक्षिण में, अभी आप जगन मोहन पे जरा टिकिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। जी जी, हाँ, आंध्र की ही बात कर रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में जो भी राजनीति अब होगी, वहां पर लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जो राजनीति है, उस राजनीति का पहले सूत्रधार, उस राजनीति का बेस कौन था, ये आप समझिए। उसकी बहन और उसकी माता जी, उनकी बहन अभी कांग्रेस में चली गई, शर्मिला जी, तो वो जो है उनकी जब जेल गए थे जगन मोहन, तो उस समय पूरी पार्टी को स्ट्रेंथ करना और पूरे वोटर को पार्टी से जोड़ने का काम शर्मिला ने ही किया था। और समझिए कि उसने बड़ी संघर्ष किया, बहुत यातनाएं भी झेली उस संघर्ष के दौरान। आज भी यही वजह है कि कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष का पद दिया है, और सारे मुस्लिम वोटर जो हैं और जो वाईएसआर के जो पुराने वोटर थे, सारे शिफ्ट कर गए हैं इधर। तो मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, मैं ये नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन कांग्रेस जो वहां बिल्कुल खत्म हो गई थी, कांग्रेस जीवित हो जाएगी, कांग्रेस के पास कुछ सीटें आएगी। लोकसभा में तो कुछ सीटें थी भी, लेकिन विधानसभा में खात्मा था, विधानसभा में उसको अच्छी खासी सीटें आ सकती है। और ये जो हालत है, इसमें बीजेपी को क्या लाभ होगा नहीं होगा, हमें नहीं लगता है कि जब जगन मोहन से कांग्रेस की लड़ाई होगी तो उसमें बीजेपी क्या करता है, ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी लाभ कमाती है, लेकिन वहां पर वो चंद्रबाबू नायडू भी हैं, तो वोटों का बंटवारा 4 दिशा में होगा। अब 4 दिशा में बीजेपी को कितना कुछ मिलता है, ये देखने की बात होगी। चुनाव नजदीक आने दीजिए, सारी सीन क्लियर हो जाएगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।